नमस्ते। वेलकम टू टुडेज़ डिस्कशन। आज का हमारा टॉपिक पॉपुलेशन है, क्योंकि आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है 11 जुलाई को। जो आज के मैक्सिमम आर्टिकल्स हैं न्यूज़पेपर में भी वो इसी टॉपिक के आसपास हैं, तो हम ट्राई करेंगे इस टॉपिक को दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, प्री पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से समझ सकें कॉम्प्रिहेंसिव वे में। मेंस के लिए तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है ही, ये हम सब जानते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जीएस पेपर 2 या पेपर 3 दोनों में। पेपर 3 में आपको पता है कि बहुत ही फेमस डिबेट है, वो है ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का। ठीक है, और यही इन आर्टिकल्स में भी, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स में भी इसी चीज़ पे ज़्यादा फोकस्ड है, तो हम इस पे एम्फेसाइज करेंगे। पर उसके पहले हम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, और बेसिक्स में ही आपका ये प्री वाला पार्ट भी डिस्कस हो जाएगा। प्री में आपको याद होगा इस बार भी 2024 में 2 क्वेश्चन आए थे। एक फर्टिलिटी रेट के रिलेटेड था और एक बर्थ रेट, कंट्रीज़ के बर्थ रेट से रिलेटेड, किस कंट्री में बर्थ रेट डिक्लाइनिंग है, जो मैक्सिमम लोगों का गलत हुआ था क्योंकि हमने बेसिक्स पे ध्यान नहीं था। इसलिए ये इनिशिएटिव में मैं ट्राई करता हूँ कि ज़्यादातर हमारा स्टैटिक पार्ट जो है वो क्लैरिफाई हो, और इन एडिटोरियल्स के जरिए हमें करंट सिनेरियो का भी पता लग सके। आज के फर्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम इसके बेसिक्स पे चलते हैं। बेसिक्स में हमें मेनली उसके इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उसे डिस्कस करना है। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स पॉपुलेशन डायनेमिक्स और पॉपुलेशन इंडिकेटर से रिलेटेड होंगे। पॉपुलेशन इंडिकेटर में जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, फर्टिलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, ग्रोथ रेट, रिप्लेसमेंट रेट। ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे पहले इनको हम समझते हैं तो हमें बाकी के इजी टर्म्स होंगे वो इजीली समझ में आ जाएंगे। बर्थ रेट आपको सिंपली पता है कि क्या होता है। बर्थ रेट नंबर ऑफ लाइव बर्थ, जो भी लाइव बर्थ है वो पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है, जितना भी हमारा पॉपुलेशन है, जो भी एक सर्टेन कॉमन एरिया है उसमें जो 1000 पॉपुलेशन, उसमें जितना भी लाइव बर्थ हो रहा है उसको हम लोग बर्थ रेट बोलते हैं। और जितना लोग मर रहे होंगे 1000 पॉपुलेशन में, डेथ हो रही होगी जितने लोगों की, उसको डेथ रेट बोलेंगे। इजी है। और फर्टिलिटी रेट क्या होता है? फर्टिलिटी रेट हम तब बोलते हैं जब हम नंबर ऑफ लाइव बर्थ कैलकुलेट करते हैं पर 1000 women in child bearing group like from the age 15 to 49 like जो हम बायोलॉजिकली टर्म कहते हैं मेनार्क टू मेनोपॉज, 15 to 49 जब से प्यूबर्टी स्टार्ट होती है और जब मेनोपॉज होता है वुमेंस का, तो उस विंडो में जितने भी वुमेंस हैं उसमें 1000 वुमेंस ले लीजिए आप, और उसमें कितने वुमेन का लाइव बर्थ हुआ है, कितने वुमेन से लाइव बर्थ हुआ है, उसको जो हम कैलकुलेट करते हैं वो फर्टिलिटी रेट है। देयर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम बर्थ रेट। बर्थ रेट सिंपली क्या है कि नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन, एंड फर्टिलिटी रेट इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज, दैट इज 15 to 49 ईयर्स। फिर नेक्स्ट आता है हमारा वो मोर्टेलिटी रेट होता है। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? मोर्टेलिटी रेट सिंपली नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज हैं जो 1 साल से कम होते हैं पर 1000 पॉपुलेशन। ये आप समझ लीजिएगा, जितने भी पॉपुलेशन के रेट हैं वो पर 1000 ही देखते हैं हम लोग। वो या तो इंटायर पॉपुलेशन होगा या तो कोई एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन होगा। जैसे हमने फर्टिलिटी रेट में देखा कि हमारा वो जो पॉपुलेशन था पर 1000 पॉपुलेशन, वो वुमेन का था जो चाइल्ड बेयरिंग एज में है, चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में है। उसी तरह से मोर्टेलिटी रेट हम देखते हैं कि नंबर ऑफ डेथ ऑफ दोज चाइल्ड्स विच आर लेस देन 1 ईयर, ओके, विच आर लेस देन 1 ईयर इन पर 1000 population. Then comes the next one is maternal mortality rate. मैटरनल मोर्टिलिटी रेट क्या है? मैटरनल मोर्टिलिटी रेट है नंबर ऑफ वुमेन डाइड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। क्या है? नंबर ऑफ वुमेन डाइंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, क्लियर है ये चीज? नंबर ऑफ वुमेन डाइंग ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आता है रिप्लेसमेंट रेट्स। अच्छा, रिप्लेसमेंट रेट को डिस्कस करने से पहले हम ग्रोथ रेट को डिस्कस कर ले। ग्रोथ रेट बहुत सिंपल है। ग्रोथ रेट क्या होता है? ये जो हमारा बर्थ रेट है
उसमें से जब हम डेथ रेट को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो जो हमारा रेट निकल के आता है उसको ग्रोथ रेट बोलते हैं। ये सिंपल एक पॉपुलेशन का ग्रोथ होता है कि पर ईयर, पर फाइनेंशियल ईयर में एक पॉपुलेशन कितना ग्रो कर रही है, वो हम सिंपली क्या करते हैं, डेथ रेट, बर्थ रेट में से डेथ रेट घटा देते हैं। अभी हम जो कॉम्प्लेक्सिटी है उस पर नहीं जा रहे हैं, इसमें इमिग्रेशन और इमिग्रेशन पे भी ध्यान देते हैं। बट ये बेसिक है कि ग्रोथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। इसके बाद इसी से एक टर्म निकलता है जिसको हम लोग रिप्लेसमेंट रेट बोलते हैं। अब रिप्लेसमेंट रेट को समझना होगा, इट इज़ द रिक्वायर्ड रेट फॉर द न्यूअर जनरेशन टू रिप्लेस द ओल्डर वंस हु आर गोइंग टू डाइंग आउट। ओके, दिस इज सिंपल कि ये वो रिक्वायर्ड रेट होगा जो नई जनरेशन से एक्सपेक्ट की जाती है, जिसको रिप्लेस करना है अपने पुराने जनरेशन्स को। ठीक है, क्योंकि पुराने जनरेशन से एक समय के बाद सबकी डेथ हो जाएगी, तो जो नया पॉपुलेशन होगा वो रिप्लेस कर पा रही है कि नहीं कर पा रही पुराने को, तो उसको रिप्लेसमेंट रेट कहते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो ग्रोथ रेट तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। ग्रोथ रेट तो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे पॉजिटिव रेट ग्रोथ रेट किन कंट्रीज, एग्जाम्पल इंडिया है, ठीक है, चाइना है ना। और नेगेटिव ग्रोथ रेट किस में देखा जाता है हमारा, नेगेटिव ग्रोथ रेट देखा जाता है हमारा मोस्ट फेमस जापान, चाइना नहीं, जापान, इटली, वेस्टर्न यूरोप के कुछ शहर आते हैं, देश आते हैं वेस्टर्न यूरोप के, और रशिया। ठीक है, यही क्वेश्चन इस बार यूपीएससी 2024 में आया था, ये हम सबको पता है, जो मैक्सिमम बच्चों का गलत हुआ। देखिए जापान के बारे में हम सबको पता होता है, साउथ कोरिया भी हमने एक्सपेक्ट किया कि साउथ कोरिया भी हो सकता है, पर हमें इटली का नहीं पता था। उसी तरह से रसिया में भी क्या है, इट इज़ ए निगेटिव। हालांकि क्वेश्चन हमारा बर्थ रेट से रिलेटेड था, तो आपको पता है कि जब बर्थ रेट निगेटिव में होगा तो हमारा ग्रोथ रेट ऑटोमेटिकली निगेटिव में आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे वेस्ट नहीं, ईस्टर्न यूरोप होगा। ठीक है, ये क्लियर है। जापान, इटली, ईस्टर्न यूरोप एंड रशिया लाइक कंट्रीज हैव नेगेटिव ग्रोथ रेट। सो इसके बाद एक टर्म और आता है जो बार बार आर्टिकल में यूज होगा, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक बहुत ही फेमस टर्म है जो हमें बहुत रिपीटेडली यूज़ किया हुआ मिलता है, बट ये मैं साथ में बोलूँगा कि ये बहुत ही मिस स्पेल्ड और मिस अंडरस्टैंड टर्म है। क्यों? क्योंकि देखो इसको समझना, अब जैसे यहाँ पे आर्टिकल में भी एक्सप्लेन किया गया है, बट वो बहुत ही लेमन वर्ड में किया है। तो हम सबको पता है कि अभी मेंस आने वाला है, तो हम इसका जो स्टैंडर्ड डिफिनीशन है उस पर फोकस करते हैं। स्टैंडर्ड डिफिनीशन जो दिया गया है वो UNFPA के द्वारा दिया गया है, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा दिया गया है। और वो डिफिनीशन क्या कहता है, इट इज़ सिंपली the economic growth potential that can result from shifts in a population age structure, mainly when the share of working age population larger than the non-working age share of population। अच्छा, ये बेसिकली कह क्या रहा है, बेसिकली देखो ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली वो एक एक्सपेक्टेशन है यंग एज से, यंगर एज से। मतलब कि एक तरह का देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड एक कंडीशन है, एक कंडीशन है। उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, जिसको हम डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी बोलते हैं, उससे ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वर्किंग एज पॉपुलेशन जब हमारा ज़्यादा हो जाए नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से, या फिर इसी को डिपेंडेंट पॉपुलेशन बोलते हैं जो इस पर डिपेंड करती हैं, तो जब ये ज़्यादा होता है इकॉनमी में तो उस कंडीशन को कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। उस कंडीशन में क्या होता है कि हम इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इससे जो भी फायदे निकल रहे होंगे, जो भी बेनिफिट्स निकल रहे होंगे, उसको ये इसका फायदा उठा पाएंगे। इस कंडीशन को डेमोग्राफिक डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है, अब वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या है, वर्किंग एज पॉपुलेशन आपका होता है 15 टू, अब देखिए ये भी बहुत जगह डिस्प्यूटेड है कि बहुत जगह ये लिखते हैं 15 टू 59 ईयर्स यानी अप टू 60 ईयर्स जहाँ पे रिटायरमेंट है, और कुछ में लिखते हैं 50 टू 64 ईयर्स। जानते हैं कुछ जॉब्स में 65 का रिटायरमेंट होता है और कुछ में 60 का रिटायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग ये डिफर करता है, पर स्टैंडर्ड लार्जली मेजर जगह 15 टू 64 ईयर्स ही देखा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स है पॉपुलेशन में, जैसे पॉपुलेशन को जब स्टडी करने का स्टार्ट हुआ था तो उसमें जो मेन डिस्कशन है वो दो साइंटिस्ट हैं या थिंकर्स हैं उनसे स्टार्ट होता है। एक का नाम आपने सुना होगा, मैल्थस बोलते हैं, 1680s के समय थे। ठीक है, और एक जो आपके थे वो
थॉम्सन एंड नॉर्थस्टीन। ठीक है, अब देखो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का मतलब नहीं है। थॉम्सन एंड नॉर्थस्टीन ने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल दिया था। अब उसके अंदर बेसिकली 5 स्टेज होते हैं। स्टेज ऑफ ओल्ड बैलेंस, स्टेज ऑफ ओल्ड बैलेंस, then the second stage is explosion, third is stabilization, fourth one is new balance एंड फिफ्थ वन को डिफाइन नहीं किया गया, बट ये अभी चल रहा है, बट इसको उन्होंने डिफाइन नहीं किया था। उन्होंने लार्जली 4 को ही डिफाइन किया था, बट देर इज ए न्यू फिफ्थ स्टेज दैट हैज नॉट बीन डिफाइंड, बट देर आर कंडीशंस इन विच ए न्यू स्टेज कैन बी फॉर्म्ड। वो कंडीशन फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसमें नहीं जा रहे इतना। ये मैल्थस को डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसमें कोट किया जाएगा, इन आर्टिकल्स में कोट है मैल्थस का। ठीक है, जो मैल्थस का मेन मॉडल था उसमें 2 चीज़ बताई थी मैल्थस ने कि आने वाले समय में पॉपुलेशन जो है वो तो ग्रो करेगा ज्योमेट्रिकल मीन प्रोपोर्शन वे में, और जो रिसोर्सेज होंगे वो ग्रो करेंगे अर्थमेटिक मीन पोजीशन में। अब आपको पता होगा AMGM आपने पढ़ा होगा मैथ्स में, बेसिक्स में 10th के पहले पढ़ते हैं हम लोग कि एक ज्योमेट्रिकल मीन होता है, एक अर्थमेटिक मीन होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई सेंस नहीं बनता है। तो आप ऐसा समझो कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ से बढ़ने वाला है, बट उस रेट से हमारा रिसोर्सेज नहीं बढ़ेगा। ये जो मिसमैच होगा उसके बाद एक डूम्सडे का कॉन्सेप्ट आता है कि जब हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, उसमें बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होगी, हंगर होगा, उसके कारण बहुत ज़्यादा डेथ्स हो सकते हैं उसमें की पॉपुलेशन में। ठीक है, अब इसके समय अब इसी से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, वो है टर्म आता है ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड एंड ओरिएंटल वर्ल्ड। ये बस टर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये टर्म्स पहले बहुत यूज़ होते थे, अभी भी कुछ स्टेट पीसेस में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन टाइप के टर्म। ये बेसिकली ऑक्सीडेंटल टर्म यूज़ होता है वेस्ट वर्ल्ड के लिए। वेस्ट वर्ल्ड में लार्जली USA और यूरोप, और ओरिएंटल वर्ल्ड यूज़ होता है हमारा इंडिया, चाइना, इन सब के लिए, रशिया। देखो ये जो वर्ड्स हैं ये, अब देखो इसके बाद बहुत सारे वर्ड्स आएंगे लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड कंट्री, ग्लोबल साउथ, उसको हम लोग देखेंगे, वो बहुत ब्रीफली हम लोग को डिस्कस करना है, वो आर्टिकल में डिस्कस कर सकते हैं। बट ये टर्म आर्टिकल में नहीं है, बट मुझे लगा इंपॉर्टेंट तो बताना चाहिए। ये भी इन्हीं पॉपुलेशन की थ्योरी से निकला था कि ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड क्या है, ओरिएंटल वर्ल्ड क्या है। बेसिकली देखो ये सुपीरियरिटी है वेस्टर्न नेशंस की। ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड में सिंपली ये बोला गया कि वो कंट्री जो रिलाई करते हैं लार्जली साइंटिफिकल एडवांसमेंट्स पे। ठीक है, ऑक्सीडेंटल जो ये है ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड है वो साइंटिफिक एडवांसमेंट पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, और जो ओरिएंटल वर्ल्ड है वो उसमें किसी भी तरह का स्पेस नहीं है आप फर्दर डेवलपमेंट के लिए। ये एक तरह का क्रिटिसाइजमेंट है कि आप आगे कुछ डेवलप नहीं कर सकते हो, और ये मोर कंजर्वेटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, और मतलब उनमें ये भी किया जाता है कि आप मैथ्स और साइंस ज़्यादा ना पढ़ो, इनको मतलब लार्जली रेट्रोगेटरी दिखाया गया यहाँ पे। बट इसको मैं बस ऐसा समझ लीजिए कि ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड जो है वो वेस्ट वर्ल्ड को बोला जाता है, ओरिएंटल वर्ल्ड हमें ईस्ट वर्ल्ड को बोला जाता है। ठीक है, अब लार्जली आर्टिकल पे आते हैं। जो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा वो है इंडियन डेमोग्राफिक जर्नी ऑफ इट्स हिट्स एंड मिसेस। ये आर्टिकल बेसिकली स्टार्ट होता है जिसमें ये बताएगा कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का हिस्ट्री क्या है। ये स्टार्ट हुआ था 1989 में, जब डॉक्टर केसी जैकेरिया, आई डोंट नो आई एम स्पेलिंग इट राइट और नॉट, बट जो भी है, ये एक रिनॉन्ड डेमोग्राफर है। इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का। तो जब 1987 में 5 बिलियन वर्ल्ड की पॉपुलेशन हिट की थी, तो हम लोग आज के दिन से ही वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। अब इसके साथ प्रेजेंट चैलेंजेस क्या है, ये हम सबको पता है कि जो मेन चैलेंजेस है वो पॉवर्टी से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, जेंडर इनइक्वालिटी है, वो भी खास के डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। जो 1960s 1970s का डिकेड था उसमें ग्लोबल जो पॉपुलेशन था वो ग्रो कर ली थी 2% से, और इंडिया को प्रिडिक्ट किया जा रहा था। देखो ये जो आज हम लोग दोनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे उसमें एक डूम्सडे का कॉन्सेप्ट है जो मैल्थस से निकल के आता है। तो हम पहले ये समझते हैं कि पहले क्या सिनेरियो था, लाइक 60s 70s में जब इंडिया की और ग्लोबल पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही थी, तो उसमें ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि एक समय ये पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और उसका डेवलपमेंट होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, उसी समय ये कॉन्सेप्ट पैरेलली ये निकल के आया था कि ग्रोथ तो हम कर रहे हैं, बट इट इज़
इज इट इन द राइट सेंस और इज इट इन द करेक्ट डायरेक्शन। तो उसी में ये डिबेट शुरू हुआ था ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का। तो ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट का ये डिस्कशन डिबेट स्टार्ट हुआ। अच्छा, ग्रोथ में भी बहुत सारी टर्म है, उसमें हमें समझना होगा ग्रोथ क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। ठीक है, ये एक डेवलपमेंटल इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। होप आप ये स्टैटिक में रिवाइज करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया कि जब 1960s-70s में ये देखा गया कि पॉपुलेशन तो लगातार इंक्रीज हो रही है, बट ये कब तक इंक्रीज होगी। फिर एक समय के बाद हमने एक्सपेक्ट किया कि ये एक्सप्लोजन होगा जिसमें हमारा पॉवर्टी, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी होगा, हंगर होगा, डेथ होगा, जिसको डूम से बोला गया। और ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ा क्रिटिसाइजमेंट था कि इंडिया उस चीज़ को कैसे हैंडल करेगी आने वाले कल में। पर हम सबको पता है ऐसा हुआ नहीं। तो असल में ये हुआ क्या, मतलब ये ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए राइटर जो है यहाँ पे रीजन से पहले देते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो हमारी बढ़ी। दूसरी बात की जो फर्टिलिटी रेट है, वो फर्टिलिटी रेट 1970 के बाद हमारा कम हुआ, और वो ग्लोबल फर्टिलिटी रेट भी डिक्लाइन हुआ बहुत ज़्यादा जल्दी से। देखो, हम सबको पता है एक टर्म होता है, हम लोग इकोलॉजी में पढ़ते हैं स्टैटिक में, जिसको कैरिंग कैपेसिटी बोला जाता है। कैरिंग कैपेसिटी, देखो नेचर हैज़ इट्स ओन वे टू हैंडल थिंग्स। सो आप सबको पता है कि एक बेसिक मैकेनिज्म है जिसका अंदर ये नेचर, ये इन्वायरमेंट, ये अर्थ रन हो रही है। लाइक एक लिमिट है, अगर आप उस लिमिट पे जाओगे तो अपने आप उसके बाद ये जो ग्राफ है, अगर आप इंक्रीज हो रहा है, फिर एक कांस्टेंट आ जाता है। ये जो कांस्टेंट है कि हाँ भाई इससे ज़्यादा तो आप जाएगा नहीं, या तो इसके बाद आपका डेथ रेट ज़्यादा हो जाएगा बर्थ रेट से। ठीक है, तो एक स्पेस है, एक होता है ना कि जहाँ तक आप ग्रो कर सकते हो। तो वही चीज़ है कि एक समय तक ग्रो किया, फिर हमने उसको हैंडल किया। अब इंडिया के लिए है, इंडिया ने, जैसे आपको सबको पता है 1780s में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, 60s-70s में। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया जिससे हम लोग को हंगर बहुत ज़्यादा, हमने उसको टैकल किया हंगर को। पर अब हमारे सामने नए चैलेंज है, जैसे हिडन हंगर है ना, यानी कि न्यूट्रिशन के लिए हम क्या कर रहे हैं अब, क्योंकि न्यूट्रिशन के लेवल पे हम लोग लैग कर रहे हैं, उस चीज़ को एड्रेस करना है। तो उसी चीज़ को दिया गया कि हमारा जो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो प्रेडिक्शन ऑफ डूम होगा, वो चीज़ नहीं हुआ। पर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमारा फर्टिलिटी रेट जो है लगातार बहुत ज़्यादा डिक्लाइन किया और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई। फिर 2015 में यूएन ने एसडीजी गोल्स अडॉप्ट किए। अच्छा, एसडीजी गोल्स क्या हैं? एसडीजी गोल्स के पहले हमें समझना होगा एमडीजी क्या है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। ये डिबेट स्टार्ट हुआ था कोफी अन्नान से। कोफी अन्नान जो उसमें यूएनडीपी के मेंबर थे, आई गेस प्रेसिडेंट थे। तो कोफी अन्नान ने ये डिबेट स्टार्ट किया था कि हमें डेवलपिंग नेशंस के लिए कुछ करना होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, हंगर है। तो G8 नेशन से बेसिकली ये रिक्वेस्ट था, जो अब G7 हो गए हैं। तो उन्होंने इसके बदले में जो है एमडीजी गोल्स लाए थे। इसके अंदर बेसिकली 8 ऑब्जेक्टिव्स थे जो इंट्रोड्यूस किया गया था 2000 में, और टारगेट था 2015 का। हम लोग इसको अचीव नहीं कर पाए, तो इसलिए हमने बाद में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लेके आए 2015 में, जिसका हमने टारगेट रखा कि 2030 तक लाएंगे, और टोटल इसमें 17 ऑब्जेक्टिव रखें। अभी एसडीजी गोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। ये एसडीजी गोल में जो 17 के 17 है वो हमें बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि अब तो हम इसके स्टैटिक में भी प्रीलिम्स में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और मेंस में तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता ही है। लाइक इसमें जो पहला गोल है वो क्या है? नो पॉवर्टी। देखो, अब इसे याद करने का, यहीं पे याद कर लेते हैं, इसको बाद में के लिए नहीं रखेंगे। ठीक है, तो पहले तो हमेशा याद रखो, टॉप के 5 तो याद ही हो जाते हैं हमें, है ना। पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ इज द क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ इज द जेंडर इक्वालिटी। अब हमें सबको पता है कि पहले हमारा गरीबी हटाओ, फिर कुछ खाने के लिए दो, खाना अगर अच्छा होगा तभी हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा, और पढ़ाई लिखाई के लिए, अब जब तक पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे तो इसको सस्टेन भी तो करना है ना। ठीक है, सस्टेन करना, पढ़ाई लिखाई करोगे तो आपका डेवलपमेंट होगा, तो ऐसे करके याद कर सकते हो। ठीक है, और फिर फिफ्थ में जेंडर इक्वालिटी। अब देखो, जेंडर इक्वालिटी एक सेंसिटिव इशू है जो अभी बहुत ज़्यादा एड्रेस किया जाता है। इनफैक्ट ये अभी इतना ज़्यादा एड्रेस है कि ये क्लीन वाटर से भी, पानी से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बस याद करने का तरीका है कि अभी आप इसको इससे समझ सकते हो, जेंडर इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको 6 से भी ऊपर 5 में रखा गया जेंडर इक्वालिटी, और 6 में है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ठीक है, अब मैंने जैसे याद किया है कि आप इसमें बेसिकली एक वो लगा लो,
बीच बीच में कि आप मेन पहले याद कर लो और फिर उसमें हम बीच का बीच के सारे याद कर लेंगे। लाइक 10 आपको याद होनी चाहिए। 10th इज द रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। 13 इज द क्लाइमेट एक्शन, ये आपको याद होगा। जब क्लाइमेट एक्शन याद होगा और फिर 17th याद होगा पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, कि सबको साथ में आना होगा। अब 13th में क्लाइमेट एक्शन है, इसके बाद 14th में क्या हो जाता है, लाइफ बिलो वाटर हो जाता है, और 15 में लाइफ ऑन लैंड हो जाता है। अब फिर से आप जो यहाँ पे 7th क्या है, 7th इज द अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8th इज द डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9th इज द ट्रिपल आई, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10th तो हमने देख लिया, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। 11th इज द सस्टेनेबल सिटीज एंड कमिटमेंट्स, ठीक है। 12th इज द रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 14th हमने देख लिया, फिर 13th हमने देख लिया क्लाइमेट एक्शन। 14th इज द लाइफ बिलो वाटर। 15 इज द लाइफ ऑन लैंड। 16th इज द पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। ये हमें याद होना चाहिए, ठीक है। ये प्रीलिम्स में भी आ सकता है किसी स्टेट पीसीएस में, और यूपीएससी में भी आप अब एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट में जो बोला गया है कि पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या है। पहले पॉपुलेशन डायनेमिक्स के लिए हम समझते हैं कि पॉपुलेशन डायनेमिक्स क्या है। देखो पॉपुलेशन डायनेमिक्स बस एक टर्म है। देखो जनरली पॉपुलेशन डायनेमिक्स के अंदर हम लोग जो डिस्कस करते हैं, बेसिकली हम जो चेंजेस हैं पॉपुलेशन के अंदर उनको ट्रैक ही करते हैं, और ट्रैक करते हैं किससे, पॉपुलेशन इंडिकेटर्स के जरिए, ठीक है। और इसकी स्टडी को हम क्या बोल देते हैं, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ठीक है। जो पॉपुलेशन का चेंज है, जो पॉपुलेशन में चेंज हो रहा है, उसको हम स्टडी कर रहे हैं किसके बदौलत, पॉपुलेशन इंडिकेटर के जो उसको ट्रैक करके उसको हम पॉपुलेशन डायनेमिक्स बोलते हैं। बहुत सिंपल है। पॉपुलेशन इंडिकेटर्स जैसे हम लोग डिस्कस किए, क्या क्या हो सकता है, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ रेट, डेथ रेट, ठीक है। इसी के स्टडी को पॉपुलेशन डायनेमिक्स बोला गया है। अब राइटर ने मेनली 3 कंपोनेंट पर फोकस किया है, वो है फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी एंड माइग्रेशन। और जो ये 3 ही मेन जो है वो किसी भी इन कंट्री के, यहाँ इन्होंने इंडिया के लिए लिखा, पर किसी भी कंट्री के डेमोग्राफिक लैंडस्केप को यही डिफाइन करते हैं, यही शेप करते हैं, ठीक है। रिसेंट ईयर्स में ये देख सकते हैं कि इंडिया का जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हुआ है। ये डेटा साइट किया उन्होंने NFHS का, ठीक है, जिसमें फर्टिलिटी रेट हमारा डिक्रीज होके 3.4 से 2 आ गया है, ठीक है। अब 3.4 से 2 आ गया है। अब ये अच्छा है या बुरा, इसको हम इसी को एनालाइज करेंगे। बट ये जो है इसको इन्होंने लिखा है कि रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो गया। रिप्लेसमेंट लेवल क्या था, 2.1 का। हमने अभी रिप्लेसमेंट लेवल ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि हमें जो न्यूअर जनरेशन का रेट होना चाहिए ओल्डर जनरेशन को रिप्लेस करने के लिए, तो अगर वो 2.1 का है तो हमारी वो पॉपुलेशन जो अभी है वो मेंटेन हो जाएगी, वरना इट विल डिक्लाइन। और डिक्लाइन के लिए जो कर्व बनता है वो इस टाइप का बनता है, जिसको बेल शेप्ड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है अगर आपका इससे रिप्लेसमेंट लेवल से कम हो जाता है। पर अभी जो इंडिया का आया है वो 2 आया है, तो रिप्लेसमेंट लेवल से कम है, आप देख रहे हो यहाँ पे। और ये जो मॉर्टेलिटी रेट है उसमें भी हम एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है इंडियंस का वो इंक्रीज हो चुका है, और इसके कारण डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है एजिंग पॉपुलेशन की तरफ, ठीक है। अभी जो इंडिया का है वो जो एवरेज वर्किंग एज है वो 29 ईयर्स है, इसलिए इंडिया को बहुत ज़्यादा यंग पॉपुलेशन इंडिया के पास है, ठीक है। अब ये आगे आएगा डेटा के अंदर, नहीं यहीं पे है, सॉरी। ये देखो यहाँ पे 2011 का सेंसस, क्योंकि 2021 का सेंसस अभी हुआ नहीं है, तो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो 60 ईयर्स से एबव है, 60 ईयर्स का क्यों ले रहे हैं, याद करो वर्किंग एज पॉपुलेशन है ना। तो 60 ईयर्स और उससे ज़्यादा के जो लोग हैं वो 8.6% है लोगों में, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2050 तक कितने हो जाएंगे, 19.5। तो जब ये ज़्यादा होंगे इसका मतलब कि डिपेंडेंट जो पॉपुलेशन है वो हमारी पॉपुलेशन में, ओवरऑल पॉपुलेशन में ज़्यादा होंगे, जिसके कारण क्या होगा, डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास नहीं होगा। यानी कि जो हमारे पास अभी मौका है, जो हमारे पास अभी चांसेस हैं कि हम इससे जो बेनिफिट है डेमोग्राफिक डिविडेंड से वो हम फ़ायदा ले पाएँ, वो हम नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो अवेलेबल ही नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद का जो मेन आर्टिकल बताना चाह रहा है कि अच्छा ये जो डायनेमिक्स में चेंज हो रहा है वो क्या बताता है। देखो पहली बात है कि ये जो डायनेमिक्स है वो डायरेक्ट डिपेंड करता है डेवलपमेंट पे। अच्छा अब ये डेवलपमेंट का जो सीन है वो है क्या, देखो इंक्लूसिव ग्रोथ हम जानते हैं क्या होता है। इंक्लूसिव ग्रोथ होता है हमारा वेलफेयर प्लस
व्हाट, एम्पावरमेंट। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन का अगर हम वेलफेयर और एम्पावरमेंट दोनों करते हैं उसको हम इंक्लूसिव ग्रोथ बोलते हैं। और उसी में जब लास्ट में हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं ये समझो। पहले डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट जब हम उसके हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन इन फैक्टर्स पे भी काम कर रहे हैं प्लस जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इंक्लूसिव ग्रोथ प्लस सस्टेनेबिलिटी, यानी कि जो हम ग्रोथ किए हैं उसमें वो कितना सस्टेनेबल है, प्लस रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन एंड प्लस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, इन्वायरमेंट का भी सिनेरियो अभी बहुत ज़्यादा हमें पता है, क्लाइमेट चेंज क्या हो रहा है, तो ये सब को जब हम लेते हैं तो क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, ग्रोथ क्या है, फिर इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, फिर इंक्लूसिव ग्रोथ के बाद डेवलपमेंट क्या है, और डेवलपमेंट के बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। अब राइटर यही बात कर रहे हैं कि ये जो डेमोग्राफी पॉपुलेशन डायनेमिक्स में जो चेंज आया है, लाइक क्या, फर्टिलिटी रेट हमारा, फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि हमारा जो डेवलपमेंट का सिनेरियो है उस पर क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम इसको एनालाइज करेंगे। अब जब फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है तो हमारे पास ज़्यादा चांसेस है कि डेमोग्राफी डिविडेंड हमारे जैसे अभी इंडिया के पास है, तो यही ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारा जो होगा उसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, किससे, डिपेंडेंट पॉपुलेशन से, नॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन से। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेमोग्राफिक डिविडेंड, यही यहाँ पे राइटर ने बताया है। ठीक है, अच्छा, जब फर्टिलिटी रेट कम होगा तो रिजल्ट क्या करेगा, या रिजल्ट किस में होगा, वो छोटे छोटे फैमिलीज बनेंगे। ठीक है, छोटे फैमिलीज होंगे तो उसमें यही चीज़ उन्होंने बताया कि उसमें वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा होगा और डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, लेकिन ये डेमोग्राफिक डिविडेंड होना इंपॉर्टेंट उतना ही जितना इसका हम उसको कैसे रीप कर पा रहे हैं। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ पॉपुलेशन का, वर्किंग एज पॉपुलेशन का ज़्यादा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ उनका दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें उसका कहते हैं कि उस पॉपुलेशन का हेल्थ क्या है, क्या वो हेल्दी है, और दूसरा बात वो स्किल्ड है या नहीं है। ठीक है, ये दो पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंडिया इन्हीं दो में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। ठीक है, हेल्थ के मामले में तो थोड़ा हम लोग अच्छा काम किए, पर स्किल के मामले में जैसे कुछ स्कीम्स हैं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये आपको पता होगा कि इंडिया की फ्लैगशिप स्कीम है स्किल के लिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। उसी तरह से जैसे एक कुछ इनिशिएटिव है, सीम पोर्टल करके है। ठीक है, ये मैं बस इसलिए लिख दे रहा हूँ ना कि आपका मेंस का रिवाइज हो जाए पैरेलली, है ना, थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए भी कर लो। ठीक है, और ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना कि कौन कौन सी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव है स्किल डेवलपमेंट के लिए, हेल्थ के लिए। ठीक है, हेल्थ के लिए तो इस आर्टिकल में भी है, तो हम वहाँ से भी देख लेंगे। ठीक है, तो हम उसको कैसे करते हैं, उसको कैसे रीप कर सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को। तो पहले तो बोला गया कि जो आपका यंग वर्कफोर्स बना है उसके लिए आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कैसे होगा, एक तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करके, इंडस्ट्रियल सेक्टर को इंक्रीज करके, उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करके, उसको और इन्हांस करके। दूसरी बात है कि हमें जो पॉपुलेशन है हमारे पास अवेलेबल उनको और स्किल बनाना होगा, जो फ्यूचर का जैसे इंडस्ट्री 3.0, इंडस्ट्री 4.0 उनके लिए। ठीक है, अच्छा, डिक्लाइन इन मोर्टेलिटी एंड इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी आर रिफ्लेक्शंस ऑफ रोबस्ट। अच्छा, ये जो मोर्टेलिटी का कम होना और लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंक्रीज हो रहा है वो हमारा बेसिक चीज़ क्या बता रही है कि हमारी हेल्थ केयर सिस्टम तो अच्छी हुई है और लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं। ठीक है, पर वो स्किल्ड है कि नहीं, तब ये डेमोग्राफिक डिविडेंड में रिप्रोड्यूस या फिर उसको कह सकते हैं हम लोग कि वो चीज़ हमें दिखेगा, वो रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, इसके अच्छा जो इंडिया का टारगेट SDG 2030 का, उसमें इश्यूज मेन क्या आ रहे हैं, तो एक तो हमारी की पॉपुलेशन एजिंग का, पॉपुलेशन हमारी एज हो जाएगी, एक समय के बाद ओल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, एक हमें लॉन्ग टर्म प्लान जनरेट करना होगा जेरिएट्रिक केयर के लिए और सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के लिए। अब जेरिएट्रिक केयर क्या है, देखो जेरिएट्रिक केयर बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जब कोई भी पॉपुलेशन एजिंग की तरफ जाती है, एडवांस एज पे जाती है, तो उस एडवांस एज के अपने कुछ इश्यूज होंगे, कुछ बीमारियां होंगी। ठीक है, तो जब हम उस जो कुछ ऐसा स्पेशलिटी बनाते हैं जिसमें हम इन इश्यूज को डिस्कस करते हैं, उसको जेरिएट्रिक केयर कहते हैं। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी जैसे हेल्थ इंश्योरेंसेज, लाइफ इंश्योरेंसेज,
ठीक है, इसका डेवलपमेंट। दूसरा बात है माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन का। ठीक है, हमें पता है कि बहुत सारी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेट हो रही है। ठीक है, बहुत सारे माइग्रेशन जो इलीगल माइग्रेट होते हैं फॉरेन कंट्रीज से, जैसे म्यांमार में रोहिंग्या का इशू है, बांग्लादेश से है माइग्रेशन का इशू इंडिया का लगातार रहा है। ठीक है, तो इन इश्यूज को चैलेंज, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरी बात अर्बनाइजेशन लगातार हो रहा है, तो अर्बनाइजेशन जैसे इंक्रीज होता है तो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा लोड आती है, उसे हमें टैकल करना है। इसके साथ में जेंडर इक्वालिटी का बहुत ही सेंसिटिव है, जिसमें हम राइटर ने जो सबसे पहले टारगेट किया है वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को लेके है। अब लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है? देखो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सिंपली क्या होता है? देखो, एक डिफरेंट होता है वर्किंग एज पॉपुलेशन में और लेबर फोर्स में। ठीक है, क्या डिफरेंस है हम ये समझते हैं। देखो, वर्किंग एज क्या होता है? वर्किंग एज होता है, अभी हमने डिस्कस किया 15 to 60 या 64 वाला जो पॉपुलेशन में लोग हैं उसको हम लोग वर्किंग एज बोलते हैं। अब इन्हीं के अंदर वो लोग जो सोशली और लीगली वैलिड एलिजिबल हैं जॉब के लिए और विलिंग टू डू द जॉब, ठीक है, उसको लेबर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, यानी वर्किंग एज ग्रुप के अंदर वो पॉपुलेशन जो विलिंग टू डू वर्क है उसको हम लोग लेबर फोर्स बोलते हैं। ठीक है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या है? इट इज सिंपली द रेशियो ऑफ लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो हम सबको पता है कि इंडिया का जो वुमेन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो काफी कम है। ठीक है, दूसरी बात पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी इंडिया का बहुत कम है। और तीसरा जो कहते हैं कि सोसाइटल जो इम्पेडिमेंट्स हैं वुमेन के लिए वो भी चैलेंजिंग है ना, वो अपने आप में एक चैलेंज है इंडिया के लिए। तो अगर हमें सच में एसडीजी गोल को अचीव करना है और डेमोग्राफिक डिविडेंड को रीप करना है तो जेंडर इक्वालिटी को हमें सोशियो कल्चरल डिवाइड को इग्नोर करना होगा, उसको टैकल करना होगा, तभी हम आगे जा सकते हैं। ये राइटर यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, अब इंडिया का एसडीजी जर्नी क्या है? देखो, मेनली 3 अभी हम लोग डिस्कस किए थे 17 ऑब्जेक्टिव कौन कौन से एसडीजी के हैं, उसमें से जो 3 हैं, पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर एंड फोर्थ वन और द थर्ड वन इज द गुड हेल्थ। ठीक है, ये 3 सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। अभी हम लोगों ने जाना है डेवलपमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, यहां पे इन्होंने लिखा है डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अब पहला जो है पॉवर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, वो प्रोपोर्शन पॉपुलेशन का जो बिलो पॉवर्टी लाइन है वो इंडिया का तो 48% से 10% पे आ गया है, जो अच्छी बात है 1990 से 2019 में अगर हम लोग चेक करें तो। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा गवर्नमेंट का एक तो बहुत लैंड फ्लैगशिप स्कीम है एमजी नरेगा स्कीम। अच्छा, इस एमजी नरेगा स्कीम में क्या करते हैं हम लोग? थोड़ा सा याद करने का ट्राई करो। अगर आपको याद होगा 100 days ऑफ अनस्किल्ड वर्क इन रूरल एरिया, है ना, इंपॉर्टेंट रूरल एरिया। इसी तरह से इसी के तर्ज पे अर्बन में जो आया है उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम राजस्थान में इंट्रोड्यूस होगा, याद करो। ऐसे ही याद करने का ट्राई करो। ठीक है, सोशल ऑडिट किस में होता है? एमजी नरेगा में ही होता है। तो ऐसे करके हमें रिलेट करना होगा टॉपिक को। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइटर बोलना चाह रहे हैं कि इंडिया की जो बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन है उसका प्रोपोर्शन 48% से 10% रिड्यूस हुआ है 1990 से 2019 के बीच में। उसका मेन जो रीज़न है, गवर्नमेंट के 2 इनिशिएटिव्स हैं। वो एमजी नरेगा 2006 में जो स्टार्ट हुआ था उसने रूरल पॉवर्टी को एड्रेस किया है, और दूसरा जननी सुरक्षा योजना 2005 की जो स्कीम है उसके अंदर क्या करते हैं हम लोग कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि एक तो फैमिलीज जो पुअर फैमिलीज हैं, अब आपको पता है कि हेल्थ पे लिए कितना ज़्यादा एक्सपेंडिचर है इंडिया में। ठीक है, हालांकि वेस्टर्न नेशन से कम है पर आपको पता है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो जब हम इसको यहाँ से हम लोग हेल्प करते हैं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी से, तो उससे हमारा दोनों चीज़ हो रहा है। एक तो मोर्टेलिटी रेट्स कम हो रही हैं, और दूसरी बात कि जो पुअर फैमिलीज हैं वो हेल्थ एक्सपेंडिचर से बच जा रही हैं, क्योंकि गवर्नमेंट से सब्सिडाइज होता है वहाँ पे। ठीक है, जो दूसरा इशू है वो हंगर का है। अच्छा, हंगर के लिए जो मेन इन्होंने स्टार्ट किया है उसमें एक किताब को इन्होंने साइट किया, पॉपुलेशन बॉम्ब, जो पॉल
आर एलरिच, देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें बस इसके पीछे का कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इन्होंने वही चीज़ें, उन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि इंडिया में जो आने वाली चैलेंज है वो कैसे इंडिया एड्रेस करेगी। तो आपको पता है कि जो इंडिया है जो आने वाली पॉपुलेशन को फीड कैसे करेगी। इंडिया ने ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 से 70 के बीच में हुआ, उसके बाद हम लोग को पता है कि हम लोग सरप्लस हो गए, सेल्फ सफिशिएंट हो गए क्रॉप प्रोडक्शन में। इनफैक्ट हम लोग का क्रॉप सरप्लस हो गया, ठीक है। यही जो पॉपुलेशन, ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, इसके कारण क्या हुआ कि हम लोग का हंगर जो है रिड्यूस हुआ। 18.3 जो 2001 में था वो 16.6 पे आ गया 2006 में, ठीक है। पर अभी भी जो इंडिया के पास सबसे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इंडिया मेल न्यूट्रिशन में 3rd नंबर पे आता है ग्लोबली, ठीक है। वही मैं बोला था ना कि अभी आप हंगर से तो हमने एड्रेस कर लिया, पर हमारे पास नया चैलेंज है हिडन हंगर। हिडन हंगर मतलब कि न्यूट्रिशनल बेसिस ऑफ योर फूड, न्यूट्रिशनल इनरिचमेंट है या नहीं फूड में, उसके कारण मेल न्यूट्रिशन जैसी नई बीमारियां, नई चैलेंजेस इंडिया के सामने आ रहे हैं। इसके साथ जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, फ्लैगशिप स्कीम है, वो पोषण अभियान है। हम सबको पता है पोषण अभियान की, अगर आपको याद होगा जो एक्रोनिम है उसका क्या है, याद कर पा रहे होंगे। देखो अब ये गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे एक्रोनिम है, अगर जो याद हो पाते, जैसे ये फ्लैगशिप है तो आपको ये याद रहना चाहिए नॉर्मली, अगर नहीं भी तो चल जाएगा, पोषण लिख सकते हो। ऐसे इसका होता है प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, ठीक है। आप इसको याद रखना, प्राइम मिनिस्टर्स ओवरआर्चिंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट। सिंपल है, मैं भी भूल जा रहा हूँ, चलो कोई बात नहीं। ये पोषण का है, ठीक है। ये 2018 में आया था। अब देखो इसमें ये बोला गया कि अभी भी इस स्कीम में भी कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ इसके इश्यूज हैं। खैर ये स्कीम के अंदर है, स्कीम के अंदर वाली बात है, पर इन्होंने बोला कि इसके भी अपने इश्यूज हैं जिसको हम टैकल करेंगे, तो हम जाके 2030 का जीरो हंगर का जो टारगेट है एसडीजी के अंदर, उसको हम अचीव कर पाएंगे। द थर्ड कंपोनेंट इज द हेल्थ। इसमें इन्होंने तारीफ की इंडिया की कि इंडिया हेल्थ के मामले में तो अच्छा कर रहा है, यानी कि जितने भी क्रिटिकल मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स हैं वो लगातार डिक्लाइन कर रहे हैं। जैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये हम लोग समझ चुके हैं क्या है, ठीक है, जो 2000 में 384.4 था और अभी वो 2020 में 102.7 हो चुका है। दूसरी बात, इन्होंने मोर्टेलिटी रेट फॉर चिल्ड्रन को साइड किया है। मोर्टेलिटी रेट फॉर चिल्ड्रन क्या है, वो अंडर 5 के जो बच्चे हैं, देखो मोर्टेलिटी रेट हम लोग डिस्कस किए थे 1 के अंदर, पर ये मोर्टेलिटी रेट चिल्ड्रन के हैं उन बच्चों का जो 5 साल के अंदर हैं, ठीक है। वो भी 2000 के बाद 2000 ईयर के बाद बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वही जो अंडर 1 ईयर है, वो भी 66.7 डेथ होते थे 2000 में, जो अब 25.5 डेथ हो रहे हैं। तो ये डेटा देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है ये बहुत जगह ये डेटा काम आ सकता है। तो आप इसको याद भी कर सकते हो क्योंकि ये ज़्यादा नहीं है, ठीक है। कुछ डेटा को मैं जो बोलूँगा आपको याद रखने के लिए, क्योंकि आप इसको बहुत जगह यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो एक फेमस आपको पता होगा, आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, ऑक्सफैम का आता है इनइक्वालिटी को साइड करने के लिए। इंडिया के पास देखो, अब ये जो राइटर हैं उन्होंने कुछ थोड़ी तारीफ कर दी तो थोड़ा क्रिटिसाइज बनता है, तो उन्होंने ऑक्सफैम की रिपोर्ट को साइड किया है। हम सबको पता है कि ऑक्सफैम जो रिपोर्ट देती है वो इनइक्वालिटी को लेके देती है। इन्होंने साइड किया था कि टॉप जो 10% इंडिया का पॉपुलेशन, उसमें 77% नेशनल वेल्थ इंडिया का होल्ड करता है, वो 10% पॉपुलेशन, और 1% टॉप 1% 40% ऑफ टोटल वेल्थ होल्ड करता है। अब देखो इसको ना, इसके अपने ये जो ऑक्सफैम है उस रिपोर्ट का अपना उसका क्रिटिसाइजमेंट है, जैसे आपको पता होगा इनइक्वालिटी जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी इमोशनल इशू है, ठीक है। तो उसमें आप खुद बताओ कि आप इनइक्वालिटी की किस रिपोर्ट को ज़्यादा पढ़ना शुरू करोगे जिसमें ये इंक्रीज होता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब इनइक्वालिटीज़ को जो ब्रॉडली हम लोग देखते हैं, इनइक्वालिटी को मेज़र करने का मेनली हम लोग 3 पैरामीटर देखते हैं। वो 3 पैरामीटर क्या क्या होता है, इनकम, कंजम्पशन यानी कि एक्सपेंडिचर जो होता है, एंड द थर्ड वन इज वेल्थ। देखो इनकम तो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको ही पता है कि बहुत सारे लोग अपना इनकम सही नहीं बताते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनकम बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, वोलेटाइल इन द सेंस कि वो कभी आप इनकम बहुत ज़्यादा है, कभी इनकम बहुत कम है, ठीक है। लेकिन जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो कहीं ना कहीं लार्जली कांस्टेंट होता है। आपके हर साल हर महीने कुछ बेसिक खर्च होने हैं। हाँ, कुछ आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होगा तो आप कुछ एक्स्ट्रा खर्च करते हो,
एंड द थर्ड वन इज वेल्थ। देखो वेल्थ का जो इनइक्वालिटी होता है वो हमें सबसे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि वेल्थ क्या है ना कि हम जनरेशनल भी होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इंडिया में आपको पता है कि लैंड का जो रिफॉर्म है, इंडिया की जो हिस्ट्री रही है, अब उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, पर इंडिया की जो हिस्ट्री रही है आपने देखा है कि पहले से इंडिया में जमींदारी सिस्टम रहा है, तो उसके कारण इंडिया के पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उसमें लैंड जो एक बड़ा फैक्टर है, वहाँ पे जनरेशनल इनइक्वालिटी आई है कि लोगों के पास जनरेशनल वेल्थ आया, और आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोगों ने लैंड रिफॉर्म्स को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया हम लोगों ने, तो उसके कारण वेल्थ में बहुत ज़्यादा हम लोगों को डिफरेंस दिखता है, ठीक है। जो अमीर थे वो और ज़्यादा अमीर हुए वेल्थ के मामले में, बट आई डोंट थिंक इट इज़ ए ऑनेस्ट पैरामीटर फॉर जजिंग इनइक्वालिटी इन ए पर्टिकुलर इकॉनमी। बट आपको पता है ये डिफरेंस ज़्यादा दिखता है, तो ज़्यादातर जो ऑक्सफैम जैसे इंस्टीट्यूशन है वो इसको साइड करती हैं, बट मुझे ऐसा लगता है, या फिर बहुत सारे लोग जैसे जानते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अगर हम साइड करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, इंडिया की अपनी इनइक्वालिटीज़ हैं, बट यहाँ पे ये विंडो ज़्यादा दिखता है, तो इसीलिए इस मैक्सिमम रिपोर्ट में इसी चीज़ को साइड की जाती है। इसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स की राइटर बात करते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अच्छा ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिलीज कौन करता है अगर आपको याद होगा तो? एनी गेस? देखो आपको ये याद करना होगा, जैसे डेवलपमेंट के पैरामीटर्स में अभी एक चीज़ और आएगी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स, सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसी तरह से ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है वो कौन रिलीज करता है? दो इंस्टीट्यूशन है, कंसर्न वर्ल्ड लाइफ और दूसरा है वेल्थ हंगर हेल्थ। वेल्थ हंगर हेल्थ, आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट, बट ये है, आपको ये याद करना होगा, ठीक है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की भी रैंकिंग बहुत अच्छी नहीं रही है। 2023 में इंडिया की रैंकिंग 111 रही आउट ऑफ 125। तो हमें क्या ना, इंडिया के पास नए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उसको हम लोग को टैकल करना होगा। फिर राइटर न्यूट्रिशन की बात करते हैं। न्यूट्रिशन के अंदर स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट, ये तीन, अब मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा, ये आप अपने स्टार्टिंग में देखो, स्टंटिंग क्या होता है, वेस्टिंग क्या होता है, अंडरवेट इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दूं, ये आपको समझना होगा इसके डिफरेंस क्या है, ठीक है। ये चिल्ड्रन में ये चैलेंजेस हैं, और जो वेमेन हैं, लार्जली इंडिया की जो वेमेन पॉपुलेशन है उसमें वो एनीमिक है, ठीक है, उनमें आयरन की कमी है, उनकी हीमोग्लोबिन की कमी है। तो ये किसके कारण हो रहा है? न्यूट्रिशन के कमी के कारण, ठीक है। तो राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग देखते हैं कि लगातार एक ट्रेंड बन रहा है जिसके अंदर चिल्ड्रन में स्टंटिंग, वेस्टिंग और अंडरवेट की जो कंडीशंस है वो सस्टेन कर रही हैं, और वुमेन में एनीमिया की। और इंडिया की जो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेजेक्ट्री है वो भी ये डायरेक्ट कर रही है कि आने वाले कल में हमारे पास कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का बर्डन भी ज़्यादा होगा। अच्छा, ये कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? नॉन कम्युनिकेबल हमें सबको पता है, जो एक ह्यूमन बॉडी से दूसरे ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, जैसे कोविड था, है ना, मलेरिया है, इस टाइप की डिजीज है। और नॉन कम्युनिकेबल जैसे कैंसर है मोस्ट फेमस, ठीक है, वो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ऐसे ट्रांसफर नहीं हो पाती है, वो डायरेक्ट इन्फेक्शन से ही होगी, ठीक है। तो ये डबल बर्डन को राइटर साइड करते हैं। इसके बाद एज ए वे फॉरवर्ड क्या राइटर बोल रहे हैं कि देखो इंडिया को अगर एसडीजी अचीव करना है, तो अब जैसे से बताए वे फॉरवर्ड किसी भी चीज़ का क्या होगा, जितने भी इश्यूज दिए गए हैं उसको टैकल करना है, उसको आप एड्रेस कर लो, आपका वे फॉरवर्ड बन जाएगा। तो पहले क्या होगा, जो पॉपुलेशन डायनेमिक्स चेंज कर रहा है, उस चेंज हो रहा है, उसको हम लोग पॉलिसी के जो पॉलिसी बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाती है, उसका यूज़ करें वाइडली। दूसरी बात, जो इनकम का इक्वलिटी है वो हम लोग कोशिश करें कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में काम करें, तो उसका इनइक्वालिटी भी कम होगा। डेमोग्राफिक जो डिविडेंड है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करने में अगर हम लोग ज़्यादा ही काम करते हैं तो हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड को भी हम लोग रीप कर पाएंगे, और यूथ ऑफ इंडिया को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है। उसका अपना हेल्थ नीड है वो एड्रेस हो जाएगा। तीसरा जो इशू है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ का, उसमें जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स होता है उसके लिए आपको एक सेफ्टी नेट, स्ट्रॉन्गर सेफ्टी नेट देना होगा, लाइक हेल्थ इंश्योरेंसेज है, ठीक है। न्यूट्रिशन की सिनेरियो को एड्रेस करने के लिए हमें बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, उसको और उसके जो इश्यूज़ हैं, इंप्लीमेंटेशन इश्यूज़ हैं, उसको एड्रेस करना होगा। फिर वही जनरलिस्टिक्स है कि बजटरी एलोकेशन आप इंक्रीज़ कीजिए हेल्थ सेक्टर में, न्यूट्रिशन सेक्टर में। और क्या हो सकता है, जेंडर इक्वलिटी के मामले में आपको इंडिया को, और जो वल्नरेबल वुमेन है, आपको पता है इसमें इंडियन गवर्नमेंट कर भी रही है, स्पेशल हेल्थ ग्रुप को देना, जैसे लखपति दीदी का स्कीम है ना। तो इस टाइप के बहुत सारे आप लिख सकते हो।
इसके बाद बोलते हैं वही मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन होना चाहिए, पॉलिटिकल विल होना चाहिए। ठीक है, लार्जली इस आर्टिकल में यही डिस्कस था। इसके बाद जो नेक्स्ट का जो आर्टिकल है वो लार्जली मिलता जुलता है ना, वो केस ऑफ पीपल वर्सेस पॉपुलेशन है। देखो हमने लार्जली सारे चीज़, जैसे हमने अभी जो आर्टिकल था उसमें डिस्कस किया कि पॉपुलेशन वर्सेस डेवलपमेंट। ठीक है, अब इस आर्टिकल में जो हम लोग देखेंगे वो पॉपुलेशन वर्सेस क्लाइमेट चेंज का फिनोमेना होगा। ठीक है, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग कंट्रीज का क्या इशू चल रहा है वो इस आर्टिकल में ज़्यादा डिस्कस है। तो इसको मैं ब्रीफली डिस्कस ही करूंगा क्योंकि लार्जली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये भी वही चीज़ की बात करते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को क्यों मनाया गया, उसके बारे में ये आप पढ़ लेना, ये बहुत बेसिक है। फिर वही एक आर्टिकल आता है उसके बारे में, वो क्रिटिसाइज किए हैं बेसिकली, मिथ्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ का एक आर्टिकल आया था जिसमें इंडिया को लेकर क्रिटिसाइज किया कि इंडिया जब 100 करोड़ का ब्रैकेट क्रॉस करेगी तो इंडिया डूम्स डे प्रिडिक्शन, मैल्थस, यही मैल्थस की मैं बात कर रहा था जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। ठीक है, पॉपुलेशन ग्रोथ वुड ओवरटेक फूड प्रोडक्शन। ठीक है, जो ऐसा हुआ नहीं, तो पिछले 27 साल में हमने कैसे ये जो चेंजिंग हुआ वो कैसे हमने ऑब्जर्व किया है, उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या चेंज हुआ, फिर से उसी चीज़ को दूसरे वे में इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो इसमें कुछ डेटा है वो मैं आपको साइड करूंगा, वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो पिछले कुछ साल में 44% इंक्रीज की है, यानी यही 27 ईयर्स में 100 करोड़ से 144 करोड़ हो गई है। और एनुअल ग्रोथ रेट कितना है, लेकिन एनुअल ग्रोथ रेट क्या हुआ है हमारा, वो 2% से 1% से भी कम आ गया है। ठीक है, ये अच्छी बात है। मतलब ये आपको समझना होगा कि 27 साल में हमने, हमारा पॉपुलेशन तो ग्रो हुआ है, पर जो एनुअल ग्रोथ रेट है, जिस रेट से हम बढ़ रहे थे पर ईयर, ठीक है, वो हमारा 2% पहले था, जो अब 1% से भी कम है। ठीक है, इंडिया के लिए ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो बर्थ रेट है, नंबर ऑफ बर्थ पर वुमेन, अच्छा नंबर ऑफ बर्थ पर वुमेन क्या है ये आपको पता होगा, अभी हम लोग डिस्कस किए, इट इज ए नॉट बर्थ रेट, इट इज ए टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, ये भी हमारा कम हो गया, कितना हो गया 3.4 से 2 क्या है याद कीजिए, अभी हम लोग पिछले आर्टिकल में डिस्कस किए थे, ये रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम हो गया 2.1 से। ठीक है, दूसरी बात जो हुआ है वो पर कैपिटा जीडीपी है, वो हमारा $400 से बढ़ के $2400 हो गया है। और तीसरी चीज है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो एवरेज लाइफ स्पैन है इंडियन का वो 61 ईयर से बढ़ के 70 ईयर्स हो गया है। तो कहीं ना कहीं हम पॉपुलेशन के मेजर्स पे जो हमारा क्रिटिसाइजमेंट था कि जो हमारा ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसको हम लोग फीड नहीं कर पाएंगे, उसका हम लोग केयर नहीं कर पाएंगे, उसको हम लोग एड्रेस किया है और हम लोगों ने अच्छे से टैकल किया है उस चीज़ को, ये यहाँ पर राइटर बताना चाह रहे हैं इन डेटा के थ्रू। ठीक है, इंडियाज लिविंग बिलो द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। अच्छा, ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इज डिफरेंट देन पॉवर्टी। आपको पता होगा एमडीपीआई जो इंडेक्स है, अच्छा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। एमडीपीआई इंडेक्स कौन देता है, जल्दी बताओ। यूएनडीपी के साथ एक और होता है, एनी आइडिया? ये आपका कमेंट है, आप कमेंट में करके बताओ कि यूएनडीपी के साथ और कौन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, एमडीपीआई, अब इसमें इसके अपने पैरामीटर से एक एमडीपीआई इंडिया का अपना है जो नीति आयोग निकालती है। ठीक है, इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, देखो जो भी डेवलपमेंटल इंडेक्स है जो यूएनडीपी निकाल रही है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंटल इंडेक्स हो, चाहे वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो, वो ब्रॉडली तीन फिगर्स पे होते हैं। वो होता है हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ठीक है, अब हेल्थ को मेजर करने के लिए जाहिर सी बात है हम लोग किसकी तरफ जाते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, पर हम यहाँ पे एमडीपीआई डिस्कस कर रहे हैं। तो एमडीपीआई में जो हेल्थ का जो फैक्टर है उसमें हम लोग न्यूट्रिशन को डिस्कस करते हैं। इकोनॉमी में क्या हम लोग डिस्कस करते हैं, सॉरी एजुकेशन में क्या डिस्कस करते हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग दो है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में हम लोग पता है बहुत सारी बेसिक चीज़ को डिस्कस करते हैं, जैसे कुकिंग फ्यूल होता है, सैनिटेशन होता है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, हाउसिंग होता है ना। और नीति आयोग वाले में कुछ चीज़ एक्स्ट्रा हो गया है, जैसे बैंक अकाउंट्स। ठीक है, इसके बाद अच्छा इसमें भी राइटर ने बताया कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो इंडिया का डिक्रीज हुआ है कितना से 43% से 11% पे। हालांकि अभी भी जो 144 करोड़ का 11% बहुत ज़्यादा होगा, 16 करोड़ पॉपुलेशन का पार्ट जो 16 करोड़ पीपल होगा। अब ये हमको समझना होगा कि जो 16 करोड़ पीपल है वो पूरे इंडिया में इवनली नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो कुछ जगह है। आपको ही पता होगा एक बहुत ही फेमस है बीमारू। ठीक है, बीमारू में क्या था याद करो, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश।
लेकिन यहाँ पे जो मेनली इंडिया की जो पॉवर्टी है वो कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। डेटा देख सकते हो आप, बिहार, देन मध्य प्रदेश, देन झारखंड। ठीक है, ये जो 4 स्टेट हैं इसमें अकेले 83% ऑफ टोटल पॉपुलेशन रहती है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, और जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन है जो इन स्टेट में है वो 34% है। मतलब आप ऐसे समझो कि इन चारों स्टेट में जो इंडिया का टोटल पॉपुलेशन उसका 34% रहती है, पर इंडिया के जितने लोग गरीब हैं उसका 83% लोग इन 4 स्टेट में रहते हैं। तो इट इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल थ्रू द इंडिया। अब इसी चीज को एड्रेस करने के लिए राइटर बताते हैं। ठीक है, अब जो पॉपुलेशन है उसका क्लाइमेट चेंज पे क्या इंपैक्ट है, अच्छा यहीं पे बताएं, सॉरी। जो सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ है, पॉवर्टी रिडक्शन है, ये टॉप प्रायोरिटी है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की, और जनरली इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में इस आर्टिकल में डिस्कस नहीं किए हैं, तो ये जनरली इसी पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है अब वो हम लोग देखते हैं। ये यहाँ पे कुछ डेटा है, खास के ये वाला डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसे। देखो, जो पॉपुलेशन वर्सेस पीपल, ये जो टाइटल है ये मेनली इसी सेक्शन में इसको डिस्कस किया गया है कि ये जो डायकोटमी है क्लाइमेट चेंज में ही ज़्यादा अपरेंट है, क्योंकि आप सबको पता है कि हम लोग जो भी पेरिस एग्रीमेंट हम देखते हैं या फिर क्योटो प्रोटोकॉल देखते हैं, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल याद होगा यूएनएफसीसी का पार्ट है, और पेरिस एग्रीमेंट 2015 में जो हम लोगों ने साइन किया। ठीक है, तो इसमें जो मेन चैलेंज हमारा क्या है, जो डेवलप्ड कंट्री बार बार साइट करते हैं वो करंट इमिशंस को लेके बोलते हैं कि अभी क्या इमिशंस हो रहे हैं, CO2 इमिशंस हो रहे हैं, उसको आप लोग एड्रेस कीजिए। और हम लोग बार बार बात करते हैं हिस्टोरिकल इमिशंस को लेके। ठीक है, अब ये तो इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट का टॉपिक है, इसमें हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बट राइटर इसमें क्या बताना चाह रहे हैं ये समझते हैं। देखो, असल में ऐसा इसलिए हुआ है कि पॉपुलेशन वर्सेस पीपल का डिबेट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ये जो कंजम्पशन है, पर कैपिटल कंजम्पशन है, ये बोथ पर कैपिटल कंजम्पशन ऑफ बोथ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, कि आपके पॉपुलेशन का पर कैपिटा कितना नेचुरल रिसोर्सेज का पार्ट कंज्यूम कर रहे हो आप, और कितना मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का पार्ट कंज्यूम कर रहे हो, वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता है, पर कैपिटा इनकम पे। इसको राइटर ने डेटा से भी दिखाया है कि जो OECD कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उसमें पर कैपिटा इनकम कितना है, $40,000 का है। ठीक है, और पॉपुलेशन का पार्ट कितना है, ग्लोबल पॉपुलेशन में टोटल पॉपुलेशन उनका कितना है OECD कंट्रीज़ में 1.39 बिलियन। ठीक है, और वो कितना जो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उसका कितना पार्ट वो प्रोड्यूस कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, प्रोड्यूस भी है और कंज्यूम भी है, और दोनों चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से भी और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स गुड्स से भी। ठीक है, उसका 55.6 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, मतलब कि उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो $40,000 है, और जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1.39 बिलियन है। उसके बाद ये 55.6 ट्रिलियन डॉलर वर्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन्युफैक्चर गुड्स को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। वहीं बात इंडिया की जाती है तो इंडिया की जो पर कैपिटा GDP है वो $2,400 है, और इंडिया की पॉपुलेशन 1.44 बिलियन है। ठीक है, बट इंडिया जस्ट $3.5 ट्रिलियन का प्रोडक्ट नेचुरल रिसोर्सेज और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को प्रोड्यूस करती है और कंज्यूम करती है। आप राइटर यहाँ पे आप देख सकते हो क्या दिखाना चाह रहे हैं। तो इसके बाद राइटर ने लिखा है कि OECD कंट्रीज विथ ए पॉपुलेशन स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ इंडिया कंज्यूम नियरली 16 टाइम्स ऑफ व्हाट द होल ऑफ इंडिया कंज्यूम्स। इसमें सिंपली इन्होंने बताया कि जितना इंडिया कंज्यूम करता है उससे 16 गुना ज़्यादा OECD कंट्री कंज्यूम करती है। देखिए पॉपुलेशन आप देखोगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है। तो लार्जली ये किस पे डिपेंड किया, राइटर ये बताना चाहें पर कैपिटा इनकम पे। हालांकि जो हमारे 11% लोग हैं जो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, उनके लिए हमारा प्रायोरिटी ये रहेगा कि पहले इनको हम पॉवर्टी से निकालें। पॉवर्टी से हम इनको नहीं निकालेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इंश्योर होगा। तो हमारा जो मेन चैलेंज रहेगा इनको पहले निकालना है, रादर देन कि हम पहले क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करें। और ये जो क्लाइमेट चेंज का है वो एड्रेस करना लार्जली किसके साथ रिसाइड करता है, वो OECD कंट्रीज और थोड़ा बहुत जो है, जैसे डेवलपिंग कंट्री में बात करोगे तो बड़े बड़े कंट्रीज जैसे चाइना का इन्होंने नाम लिखा है राइटर ने। ठीक है,
Successive Indian governments have negotiated hard at global forums on India's India's right to grow economically to alleviate poverty as early as possible। वही चीज़ इन्होंने लिखा है कि इंडिया जब भी ग्लोबल फोरम्स पे जाती है, चाहे वो अभी G20 हुआ था या फिर जो UNFCCC के कन्वेंशंस होते हैं, पेरिस एग्रीमेंट था, सब में डेवलपिंग कंट्रीज़ का और जो इंडिया है उसका मेन इशू यही रहता है कि हम पहले अपनी पॉवर्टी को एड्रेस करेंगे, फिर हम क्लाइमेट चेंज पे कर सकते हैं। वही हिस्टोरिकल इमिशंस वाली बात हो जाती है। इसी चीज़ को यहाँ पे राइटर ने साइट किया है। ग्लोबल साउथ की हम बात करते हैं, ग्लोबल नॉर्थ की। तो ग्लोबल साउथ जो टर्म है, ये देखो ये सब टर्म सब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर इसको हम टेक्निकली समझना चाहेंगे तो पहले थर्ड वर्ल्ड होता है, थर्ड वर्ल्ड यूज़ होता था, याद होगा आपको जब वर्ल्ड वार चल रहा था तो फर्स्ट वर्ल्ड हम लोग बोले थे USA, UK जैसी कंट्रीज़ को, जहाँ पे लार्जली ओपन मार्केट थे, है ना, और मार्केट बेस्ड इकॉनमी थी। सेकेंड वर्ल्ड में किसको बोला गया था? सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज में बोला गया था USSR को और उसके एलाइज को, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड में हम लोग आ गए थे, इंडिया, बांग्लादेश, ये सब कंट्रीज जो हैं, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बाद में इसको हम लोगों ने चेंज किया ग्लोबल साउथ में। देखो ग्लोबल साउथ का टर्म सबसे पहली बार जो हम देखते हैं वो ब्रैड थी बोलेंगे शायद ठीक है, ब्रैड कमीशन ने एक रिपोर्ट दी थी, उसमें ब्रैड लाइन एक ड्रॉ किया था। ब्रैड लाइन बेसिकली अगर तुम पूरा वर्ल्ड को देखोगे तो वो उन्होंने डिवाइड किया था ऊपर ग्लोबल नॉर्थ में और नीचे ग्लोबल साउथ में। देखो ये जो टर्म है ये आप सबको पता है कि ये ज्योग्राफिकल टर्म नहीं है, ठीक है। इसमें लार्जली ये देखा गया कि जो ऊपर की नॉर्थ की मेनली हैं कंट्रीज लाइक USA, लाइक UK, लाइक रशिया, लाइक चाइना, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हैं। जबकि नीचे की कंट्रीज हम देखेंगे जैसे अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, इधर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इधर इंडिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया को नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं आता है ब्रैड लाइन में, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आता है ग्लोबल नॉर्थ में, ठीक है। ये कंट्रीज़ लैग कर रही हैं डेवलपमेंट पे, ठीक है, तो इसलिए इनको डेवलपिंग कंट्रीज़ को ही ग्लोबल साउथ नया टर्म दिया गया। अब आपको पता होगा कि जो G20 का न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन था उसमें हम लोगों ने सर्कुलर इकोनॉमी फ्रेमवर्क पे ज़्यादा डिफाइन किया, उसको रीडिफाइन किया न्यू गवर्नमेंट रिजीम ने, ठीक है। अब गवर्नमेंट उसको कोट किए हैं, राइटर उसको कोट किए हैं, या आप इसको पढ़ भी सकते हो। बेसिकली इन्होंने बताया कि कैसे हम लोग क्लाइमेट चेंज को इकॉनमी से रिलेट करके चल रहे हैं। तो उसमें इंडिया ने सर्कुलर इकॉनमी को बहुत इंफेसाइज किया था, पिछले साल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था, ठीक है। तो उस चीज़ को बोले हैं। दूसरी बात कि हमें सबको पता है कि इंडिया जो है ग्लोबल साउथ के वॉइस है, तो इसलिए ये जो इंडिया की वॉइस है वो ग्लोबल साउथ की वॉइस है। यही चीज़ इन्होंने राइटर ने बोला कि इंडिया को वो भी एड्रेस करना होगा कि ग्लोबल साउथ की मेन डिमांड क्या है, उसकी इकॉनमी ग्रोथ वर्सेज क्लाइमेट चेंज का जो डिबेट है। इंडिया इज लुक्ड अपॉन बाई नेशंस ऑफ द ग्लोबल साउथ, यही चीज़ हमने बताया अभी। उसके बाद जो मेन टारगेट आता है वो नेट जीरो का आता है। अब हम सबको पता है कि नेट जीरो का जो टारगेट है वो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस के अंदर है, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हम लोग पढ़ते हैं ये, ठीक है। तो लार्जली इसके अंदर क्या है कि सब कंट्रीज अपना अपना डालती हैं कि आप नेट जीरो कब अचीव कीजिएगा, नेट जीरो इमिशंस। लाइक ऐसा नहीं कि वो जीरो हमारा इमिशन ही नहीं होगा, बट जितना हम इमिट कर रहे हैं उतना ही हम एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, ठीक है, कार्बन को, वो नेट जीरो इमिशन है। तो इंडिया ने जो टारगेट दिया है, इंडिया का जो पंचामृत है आपको याद होगा, ठीक है, पंचामृत है, उसके अंदर हम इंडिया ने क्या टारगेट किया है कि ये हम कब अचीव कर लेंगे, 2070 में। वहीं यूरोपियन यूनियन ने क्या टारगेट किया है, 2050 में वो अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो अभी हम तो राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि 2070 तक तो हम ये अचीव कर ही लेंगे नेट जीरो। तो अभी हम नेक्स्ट डिकेड जो है क्या कर सकते हैं, पॉवर्टी को इरेडिकेट करने का काम करते हैं, ठीक है। डेवलपिंग नेशंस को ये फोकस करना होगा कि हम पॉवर्टी को इरेडिकेट करें, ठीक है। फिर लास्ट में एक कोट इन्होंने तमिल का लिखा है, मैं शायद पढ़ नहीं पाऊंगा इसे, बट इसका मतलब ये है कि जब तक हमारा वो आखिरी पर्सन है उसको खाना नहीं मिल सकता है तब तक हम पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अच्छा कोटा, अगर आप चाहो तो इसको आप कोट कर सकते हो अपने आंसर में या एसे में, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा आर्टिकल था पॉपुलेशन को लेके। होप आपको ये समझ में आया हो। ये पॉपुलेशन का मैंने बेसिक्स भी थोड़ा डिस्कस करना चाहा है और जो करंट सिनेरियो चाहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली, थैंक यू।